नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th के केमिस्ट्री के सेशन में मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का। तो आज का जो चैप्टर है वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, इसमें ये उसका 5th पार्ट है। तो 4th पार्ट अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो मैं आशा करता हूं कि आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला और आयनिक फार्मूला लिखने आ गया होगा। तो इस में हम लोग ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, उसके बाद मोल कंसेप्ट, इन सब को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है वो बनाना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है इससे पहले मोल कंसेप्ट के बारे में। और इसे समझने के लिए, मतलब मोल कंसेप्ट को समझने के लिए हमें क्या करना होगा कि दो टर्म समझना होगा। एक टर्म जो है वो हमारा ग्राम एटॉमिक मास है, दूसरा टर्म जो है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। इसे समझते हैं और हम लोग इसे क्या करते हैं कि एक कॉमन यूनिट लेते हैं। मास का जो हमारा कॉमन यूनिट है वो ग्राम है, तो ग्राम में हम इसको जी सिंबल से लिखते हैं। तो आगे जैसे जैसे देखेंगे वो आपका जो कंफ्यूजन है ये ग्राम एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट से रिलेटेड वो क्लियर होते जाएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे। तो देखते हैं सबसे पहले ग्राम एटॉमिक मास होता क्या है। तो ग्राम एटॉमिक मास किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट है, मतलब जब हम उसे ग्राम एटॉमिक मास को किस में लेते हैं तो ग्राम में लेते हैं, और जब इसका वैल्यू न्यूमेरिकली इक्वल हो एटॉमिक मास के, यानी किसी भी सब्सटेंस जो हमारा मतलब एटम होता है उसका कुछ एटॉमिक मास होता है, तो उसी एटॉमिक मास के न्यूमेरिकली इक्वल हमें करना है उस अमाउंट के सब्सटेंस के मास को, तब वो हम उसे कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। तो देखते हैं एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा। तो जैसे कि हमारा जो ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन एटम जो है उसका एटॉमिक मास 16 यूनिट होता है। तो ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, तो ग्राम एटॉमिक मास भी 16 होगा, लेकिन बस यूनिट ग्राम होगा, यानी कि न्यूमेरिकली इक्वल हो गया दोनों 16 16। तो एटॉमिक मास के इक्वल जो होता है उसे हम ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं। और ग्राम इसलिए क्योंकि इसका जो यूनिट है वो ग्राम होगा। तो ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करता है उस सब्सटेंस के 1 मोल को, यानी 1 मोल में जितना एटम है उतने एटम पे इतना ग्राम मास होगा उतने एटम का। जैसे अगर ऑक्सीजन का 1 मोल के बारे में बात करें तो 1 मोल ऑक्सीजन जो होगा उसका ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम हो गया। और 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितना होगा नंबर ऑफ एटम्स, तो नंबर ऑफ एटम्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे अगर ऑक्सीजन की बात अगर हम करते हैं तो। उसी तरीके से अगर हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट होगा, तो इसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया 1 ग्राम। अगर नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो एटम है उसका एटॉमिक मास होता है 14 यूनिट, तो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा 14 ग्राम। मतलब जो एटॉमिक मास जो होता है उसका वही उसका ग्राम एटॉमिक मास भी हो जाएगा, बस यूनिट हमें चेंज करना है। मतलब वहाँ पे जो यूनिट हम लेते थे वो यू लिखते थे, यूनिट को यू, और यहाँ पे यूनिट को हमें ग्राम से शो करना है, यानी कि सिंपली हम जी लिख सकते हैं इसके जगह पे जी। तो ये हो जाएगा क्या, ग्राम एटॉमिक मास, और ये एटॉमिक मास उसका है किसी भी सब एटम का, उसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे ग्राम एटॉमिक मास। तो ग्राम एटॉमिक मास हम लोग जान गए कि बिल्कुल सिंपल है। अब एक दूसरा टर्म आता है मोलर मास। तो मोलर मास किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी मॉलिक्यूल का, किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का, यानी मॉलिक्यूलर कंपाउंड भी हो सकता है और वो क्या हो सकता है, कोई एलिमेंट। तो एलिमेंट मतलब वो अकेले रहेगा और मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, तो वो होगा क्या, तो वो भी हो जाएगा उसके, अगर हम लें किसका, तो अगर एलिमेंट का लें तो वो एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा। मोलर मास एटॉमिक मास के इक्वल हो जाएगा, और अगर मॉलिक्यूल के बारे में कहें तो उसके मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो जाएगा। और जो मोलर मास का यूनिट है वो होगा ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो आगे समझते हैं कि कैसे ये हम जो मोलर मास है किसी भी सब्सटेंस का वो कैलकुलेट करेंगे और वो किसके इक्वल होगा। तो देख लेते हैं आगे। तो जैसे मोलर मास किसी भी एलिमेंट का वो भी इक्वल होगा उसके 1 मोल ऑफ एटम्स के बराबर में, मतलब 1 मोल में जितने एटम्स होंगे उसके बराबर। तो 1 मोल में कितने एटम्स होते हैं, तो 1 मोल में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, तो मोलर मास भी उसी के इक्वल होगा। जैसे अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास, क्योंकि ये क्या है, एलिमेंट है, तो इसका एटॉमिक मास 1 यूनिट होगा, तो इसका मोलर मास भी जो है, इसका मोलर मास भी हो जाएगा 1 ग्राम पर मोल। मोलर मास को का तो यूनिट मैंने बताया कि मोलर मास का जो यूनिट होता है वो ग्राम पर मोल होता है, तो यहाँ पे ग्राम पर मोल हो जाएगा। उसी तरीके से अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास जो होता है वो 14 यूनिट होता है, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 14 ग्राम पर मोल।
उसके बाद अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है उसका 16 ग्राम पर मोल हो जाएगा मोलर मास, क्योंकि 16 यूनिट होता है उसका एटॉमिक मास। उसी तरीके से सोडियम का एटॉमिक मास होता है, अगर वो सिंगल अगर एटम है, मॉलिक्यूल की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, तो अगर सिंगल एटम है तो उसका 23 यूनिट हो जाएगा एटॉमिक मास। और सोडियम एलिमेंट का अगर हम देखें मोलर मास, तो मोलर मास हो जाएगा 23 ग्राम पर मोल। अब ग्राम मोलिक्यूलर मास, अब आ गया मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल में भी मोलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास यानी कि यहाँ जो मॉलिक्यूल बनेगा वो सिंगल एटम नहीं होगा। तो मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो यहाँ भी जो अमाउंट होगा सब्सटेंस का, मतलब सब्सटेंस का अमाउंट, उसका अगर मास हम लें ग्राम में और वो न्यूमेरिकली इक्वल हो मॉलिक्यूलर मास के, जैसे हम एटम का निकालते थे एक एक सिंगल एटम का एटॉमिक मास हम लोग जानते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास लेना है हमें। और मॉलिक्यूलर मास को जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो वही ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। तो देखते हैं मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन करता है तो ऑक्सीजन सिंगल नहीं रहता है, मतलब एक ऑक्सीजन एटम नहीं रहता है, तो वो O2 के फॉर्म में रहता है। ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया, तो इसका जब हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 32 यूनिट, और 32 यूनिट हो गया। अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास हमें लेना है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका हो जाएगा 32 ग्राम। 32 ग्राम हो गया इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में यहाँ भी कितने होंगे, मतलब तो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स में जितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ पे 32 ग्राम ऑक्सीजन में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स है O2 वो कितना होगा, तो यहाँ भी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। जैसे एटम की बात हम करते थे तो एटम में एटम होता था, और मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूल्स में मॉलिक्यूल होगा। और यहाँ अगर हम किसकी बात करें तो मोलर मास की, मोलर मास अगर हम एटम में देखे थे तो उसके एटॉमिक मास के बराबर होता था, और यहाँ अगर मोलर मास हम देखें मॉलिक्यूल्स में तो यहाँ जो मोलर मास होगा उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। जैसे O2 का अगर मोलर मास देखें O2 का, तो O2 का मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 32 यूनिट होता है। 32 यूनिट हो गया इसका मोलर मास, ये मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मोलर मास हो जाएगा, इसका मोलर मास हो जाएगा ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल। 32 ग्राम पर मोल हो गया इसका मोलर मास, किसका, तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का। तो यहाँ पे हम मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल हो रहा है। अगर एटम की बात करेंगे तो उसके एटॉमिक मास के इक्वल होगा। तो यहाँ ये कंसेप्ट मोलर मास का क्लियर है, बस यूनिट को हमें चेंज कर देना है, बाकी कुछ नहीं। अगर एटम रहेगा तो एटॉमिक मास के बराबर उसका हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, और उसी एटॉमिक मास के इक्वल ही हो जाएगा उसका मोलर मास, बस सब में यूनिट का डिफरेंस है। अगर मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास के बराबर ही हो जाएगा उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और उसी के बराबर हो जाएगा उसका मॉलिक्यूलर मास। मतलब न्यूमेरिकल जो वैल्यू है वो इक्वल होगा, बस यूनिट जो है उसका चेंज होगा। यानी कि एटॉमिक मास को अगर हम U लेते हैं तो मॉलिक्यूलर मास भी U होगा। उसके बाद ग्राम अगर एटॉमिक मास हो गया तो उसका यूनिट G हो गया, और मॉलिक्यूलर मास अगर हो गया, मोलर मास अगर हो गया तो उसका यूनिट ग्राम पर मोल के इक्वल हो जाएगा। अब हम देखते हैं सिंपल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि इथाइन है, यानी C2H2 है, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करना है। यानी जितना ये मॉलिक्यूल है तो इस मॉलिक्यूल का जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उसी के बराबर इसका मोलर मास होगा, बस यूनिट जो है वो ग्राम पर मोल के बराबर हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ है क्या कि C2 यानी कि कार्बन जो है वो, एक कार्बन में मतलब कितना एटॉमिक मास होता है, तो उसका 12 होता है। तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 12 प्लस हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम है, यानी 2 × यहाँ पे हम 1 कर दिए। हुआ क्या कि 24 प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इसका मोलर मास जो हो जाएगा वो 26 ग्राम पर मोल के बराबर हो जाएगा इसका मोलर मास C2H2 का। तो इसी तरीके से बाकी जो हमारे कंपाउंड हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारे एलिमेंट या फिर कंपाउंड हैं, उसके भी जो मोलर मास है उसको इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सल्फर है, तो सल्फर मॉलिक्यूल है, इसका अगर मोलर मास हमें कैलकुलेट करना है तो सल्फर जो होता है
यहाँ पे S8 है, मॉलिक्यूल है, यानी कि 8 फॉर्म करता है, मतलब 8 सल्फर जुड़ा हुआ रहता है एक दूसरे से, तो यहाँ वो 8 सल्फर जुड़ करके मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ पे एक सल्फर का जो एटॉमिक मास है वो 32 के बराबर होता है, तो 32 × 8 हम कर देंगे, यानी 256 ग्राम पर मोल हो गया इसका मोलर मास सल्फर मॉलिक्यूल का। उसी तरीके से फास्फोरस मॉलिक्यूल है, यानी P4 के फॉर्म में ये रहता है, यानी 4 फास्फोरस मिल करके मॉलिक्यूल बनाता है। तो यहाँ फास्फोरस का जो 31 यूनिट मास है इसका एटॉमिक मास, उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 124 ग्राम पर मोल आ गया मोलर मास किसका, फास्फोरस का। उसी तरीके से हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये कंपाउंड हो गया, इसमें हाइड्रोजन का मास और क्लोरीन का जो मास है उन दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा मोलर मास हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगर HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन का मास, नाइट्रोजन का मास और 3 ऑक्सीजन एटम का मास जो है उन सबको कैलकुलेट करके और हम ऐड कर देंगे, तो 63 ग्राम पर मोल आ गया इसका मोलर मास HNO3 का। अब मोल कंसेप्ट हम समझते हैं। तो बैंक में क्या होता है कि बहुत सारे कॉइन्स होते हैं और वो अलग अलग डोमिनेशन के, यानी कि अगर इंडिया में बात करें तो हमारे पास 1 रुपीज होगा, 2 रुपीज का कॉइन होगा, 5 रुपीज का कॉइन होगा, 10 रुपीज का कॉइन होगा, ये अलग अलग डोमिनेशन का है। और अगर बैंक चाहे कि सबको हम काउंट करें तो काउंट करने में हमें बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्का होता है। तो इस कारण से वो करते क्या है कि एक कॉइन के वेट को वो फिक्स कर लेते हैं, मतलब एक कॉइन जो है उसका इतना वेट है, और उसके बाद जितना भी कॉइन है मतलब एक डोमिनेशन का, जैसे 1 रुपया का है तो केवल 1 रुपये का, उसको क्या करेंगे कि वेट कर लेंगे पूरे कॉइन को, और उससे उन्हें नंबर ऑफ कॉइन्स पता चल जाएगा। और केमिस्ट्री में भी हम लोग करते क्या है कि साइंटिस्ट ने किया क्या है कि एलिमेंट के या फिर कोई जो कंपाउंड है उनका मास हर बार वो कैलकुलेट करते रहें, और उस मास में मतलब मास तो कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उनमें कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं या फिर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं सबको काउंट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल का जो साइज है वो बहुत छोटा होता है। तो इस तरीके से इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक फिक्स कर दिया, एक मोल जो टर्म है वो फिक्स कर दिया कि एक मोल में मतलब कोई भी मॉलिक्यूल जो है उसका 1 मोल होगा, तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो इतने होंगे, उसको फिक्स कर दिया, और उसी तरीके से वो नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेते हैं, या फिर उसी को बोलते हैं कि वो 1 मोल है तो जितना मोल बोलेंगे। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट ने किया क्या कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स को वेट करके और वो उन्होंने निकाल लिया। तो उन्होंने क्या कैलकुलेट किया कि हर एक जो मतलब 1 मोल है कोई भी सब्सटेंस का, तो उसमें 6.022 × 10⁻23 एटम्स होंगे, अगर हम एटम्स की बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास अगर ग्राम में लिए। और अगर हम बात कर रहे हैं किसका, मॉलिक्यूल्स की, तो उसमें 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे अगर किसी कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो मोल जो है वो क्या किया कि एक लिंकेज बना दिया एटम या फिर मॉलिक्यूल के मास में और एटम के नंबर के बीच में, मतलब एटम या फिर मॉलिक्यूल्स के नंबर के बीच में एक लिंकेज है, उसे हम मोल कहते हैं। और ये जो मोल है वो 6.022 × 10⁻23 के बराबर होता है। अगर हम एटम लेंगे तो इतने एटम के बराबर, अगर हम मॉलिक्यूल लेंगे तो उतने मॉलिक्यूल के बराबर। अब आगे अगर हम देखते हैं कि जैसे कि कार्बन 12 ग्राम होता है उसका एटॉमिक मास, तो साइंटिस्ट जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो वो क्या करेंगे कि अगर 12 ग्राम कार्बन को वेट करके तो वो ले सकते हैं, तो वो जानते हैं कि वो डील कर रहे हैं कितने एटम से। अगर 12 ग्राम वो कार्बन लिए हैं तो उन्हें डील करना पड़ेगा 6.022 × 10⁻23 कार्बन के एटम से, या फिर सिंपली वो कह सकते हैं कि वो 1 मोल कार्बन से डील कर रहे हैं, मतलब 1 मोल कार्बन उनके एक्सपेरिमेंट में शामिल है। उसी तरीके से अगर वाटर की बात करें तो वाटर का जो एटॉमिक मास होता है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर मास होता है तो मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम होता है, तो 18 ग्राम उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया। अगर हम उसका मॉलिक्यूलर मास देखें तो 18 यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पे 18 ग्राम अगर किसी एक्सपेरिमेंट में वो वाटर को ले रहे हैं, या फिर जितना ज़्यादा वो लेंगे उतना से वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 18 ग्राम अगर वो ले रहे हैं वाटर, तो इस रिएक्शन में 6.022 × 10⁻23 वाटर के मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 मोल वाटर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो ये जो है 6.022 × 10⁻23 इसका नाम एवोगाड्रो नंबर है। तो एवोगाड्रो नंबर क्यों? क्योंकि एक इटालियन साइंटिस्ट जिनका नाम एमेडियो एवोगाड्रो था, जिनके सम्मान में जो पार्टिकल्स के नंबर हैं, मतलब एटम्स के, मॉलिक्यूल्स के या फिर आयंस के, उनको एवोगाड्रो नंबर कहा जाता है, इन्हीं के सम्मान में। मतलब ये जो केमिस्ट्री के
साइंटिस्ट थे। तो जो भी ग्रुप है मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का, जिसमें कि अगर एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो या फिर आयंस हो, ये उस सब्सटेंस के 1 मोल को बराबर बताता है। मतलब 1 मोल अगर एटम है तो 1 मोल एटम, 1 मोल मॉलिक्यूल है तो 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल आयंस है तो 1 मोल आयंस, और सबका जो नंबर है वो सेम होगा। तो अगर 1 मोल एटम देख रहे हैं तो यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होगा। अगर 1 मोल मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो यहाँ पे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर हो जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या होगा कि अगर हम ले रहे हैं ऑक्सीजन एटम तो केवल O लिए, तो ये इसमें जो होगा नंबर ऑफ एटम्स वो हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर, 23 एटम्स के बराबर। और अगर हम यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, O2 अगर मॉलिक्यूल ले लेंगे तो यहाँ पे एटम के जगह पे बस क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स, एटम के जगह पे उतने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। यानी कि यहाँ अब जो मॉलिक्यूल्स होगा यानी O2 प्रेजेंट होगा। अगर पहले अगर हम O ले रहे थे तो यहाँ पे एटम्स हैं यानी कि O प्रेजेंट था। तो इस तरीके से बिल्कुल सिंपल है, मतलब नंबर वही लेना है और आगे का जो कैलकुलेशन है मतलब उसमें कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये जो मोल है इसे हम लोग एवोगाड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। अब किसी भी एटम का जो मोल है किसी भी एटम का वो होता क्या है, तो 1 मोल एटम किसी भी एलिमेंट का वो मास होता है किसके इक्वल, तो ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल। तो 1 मोल में जितना ग्राम एटॉमिक का मास होगा वो उतने एटम्स होंगे। तो 1 मोल ऑफ एटम्स अगर किसी एलिमेंट का अगर हम देखें तो जैसे कि अगर हम एटॉमिक मास देख रहे हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो अगर 16 यूनिट हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 यूनिट, तो ग्राम एटॉमिक मास उसका क्या हो जाएगा, 16 ग्राम हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पे O रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम को और 2O यानी कि O2 रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब 2O 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स को। अब मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स की बात करें यहाँ तो हमारा क्या था, मोल ऑफ एटम्स, यानी एटम्स की बात कर रहे थे तो वो सिंगल एटम होगा। अगर मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन, मतलब ऑक्सीजन जो है वो सिंगल O के फॉर्म में नहीं रहता है, वो जब भी रहता है तो मॉलिक्यूल्स यानी O2 के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो O2 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 32 यूनिट होता है ऑक्सीजन का, तो ये 32 यूनिट हो गया। तो इसका ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास इसका हो जाएगा 32 ग्राम के बराबर। तो 32 ग्राम हो गया इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरीके से मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। अब अगर यहाँ हम लोगों ने समझ लिया तो 1 मोल अगर हाइड्रोजन अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन एटम तो 1 ग्राम हो जाएगा। अगर 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं तो यहाँ पे 2 ग्राम हो जाएगा क्योंकि H2 के फॉर्म में ये रहता है। अगर 1 मोल हम वाटर मॉलिक्यूल का ले रहे हैं तो हाइड्रोजन का 2 मोल प्लस ऑक्सीजन का, मतलब हाइड्रोजन का मास जो हो गया वो 2 हो गया और ऑक्सीजन का मास 16 हो गया, इक्वल्स टू 18 ग्राम हो जाएगा। और सभी जगह यहाँ जो एवोगाड्रो नंबर का यानी 1 मोल जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ही होंगे। तो जैसे यहाँ है तो यहाँ इतना एटम है, मतलब फर्स्ट में इतने एटम्स हैं। अगर सेकंड में देखें तो यहाँ पे इतने मॉलिक्यूल्स हैं, वो किसमें, हाइड्रोजन के, यानी यहाँ पे H2 प्रेजेंट है इतना। और अगर थर्ड में देखें तो थर्ड में H2O यानी इतना जो है वो H2O का मॉलिक्यूल है, ना कि हाइड्रोजन का अलग और H2 मतलब ऑक्सीजन का अलग, इतना H2O का मॉलिक्यूल है। अगर इसमें हम देखें जो हमारा फोर्थ है तो इसमें NH3 का मॉलिक्यूल इतना होगा, तभी वो सब इक्वल हो रहा है। और अगर इसमें देखें तो यहाँ पे सोडियम होगा इतना एटम, सोडियम एटम 6.022 × 10⁻23, यानी इतने जो पार्टिकल हैं वही इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलकर ही 1 मोल बनाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि हमारा 1 रुपया है तो सिंगल अगर 1 रुपया है तो उसमें 100 पैसा होता है, तो उसी टाइप से यहाँ भी होगा। अब आगे यहाँ पे मोल जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है कि डिफिनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के डिफिनिट अमाउंट, और मोल और क्या रिप्रेजेंट करता है तो डिफिनिट नंबर ऑफ एटम्स को भी। और वो जो नंबर ऑफ एटम्स को या फिर मॉलिक्यूल्स को या फिर आयंस को किसी भी सब्सटेंस के, और वो रिप्रेजेंट करता है 6.022 × 10⁻23 एटम्स को। अगर एटम की बात करें, मॉलिक्यूल्स की बात तो मॉलिक्यूल्स की, या फिर किसी सब्सटेंस के आयन की बात करें तो आयन को वो रिप्रेजेंट करेगा। अब मोल्स ऑफ एटम से बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हमें कैसे डील करेंगे, कैसे उसे सॉल्व करेंगे। तो 1 मोल एटम इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास और 1
मोल ऑफ एटम्स इज इक्वल्स टू 6.022 × 10⁻23 एटम्स, और यहाँ भी ग्राम एटॉमिक मास भी हो जाएगा 6.022 × 10⁻23 एटम्स। तो यहाँ एटॉमिक ले रहे हैं तो यहाँ पे एटम होगा, अगर मॉलिक्यूलर लेंगे तो यहाँ मॉलिक्यूल होगा, अगर आयन लेंगे तो यहाँ आयन होगा। तो आगे देखते हैं सिंपल प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या करना है कि 5 ग्राम कैल्शियम का हमें निकालना है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ हम एटॉमिक मास कैल्शियम का दिया हुआ है 40 यूनिट, और कैल्शियम का यहाँ पे 40 यूनिट दे दिया, तो ग्राम एटॉमिक मास इसका 14 ग्राम हो जाएगा। और 1 मोल कैल्शियम में कितना हो जाएगा, यानी 1/40 × 5, 1/40 × 5 मोल हो गया 5 ग्राम कैल्शियम में, तो इज इक्वल्स टू 1/8 मोल आ गया, और इसमें मोल का जो है वो 0.125 मोल के बराबर हो जाएगा। अगर हम क्या कर रहे हैं 5 ग्राम कैल्शियम में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स किसी भी एटम का होता क्या है कि मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो यहाँ पे मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम कितना ग्राम दिया हुआ था कैल्शियम, तो कैल्शियम 5 ग्राम था, और हम लोग ग्राम एटॉमिक मास एलिमेंट का जानते हैं कि उसके एटॉमिक मास के बराबर होता है, तो 40 हो गया, यानी 5/40 इज इक्वल्स टू आया 1/8, और ये हो गया 0.125 मोल के बराबर। तो 5 ग्राम कैल्शियम में 0.125 मोल कैल्शियम होता है। अगर नंबर ऑफ मोल हमें कैलकुलेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स हमें कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ एलिमेंट। तो आगे हम लोग देखते हैं कि क्या है कि यहाँ पे 4 मोल जो है वो एल्युमिनियम एटम का है, और यहाँ उसका मास पूछ रहा है कि 4 मोल एल्युमिनियम एटम में कितना मास होगा। तो एटॉमिक मास एल्युमिनियम का हम लोग जानते हैं कि 27 यूनिट होता है, तो ग्राम एटॉमिक मास इसका एल्युमिनियम का क्या हो जाएगा, यानी 27 ग्राम हो जाएगा 1 मोल में। तो 1 मोल में 27 ग्राम, तो 4 मोल में, तो 4 मोल में 27 × 4 इज इक्वल्स टू 108 ग्राम यहाँ पे हो गया एल्युमिनियम का मास, यानी सिंपली हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 0.2 मोल सोडियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स हम जानते हैं कि 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 एटम्स होते हैं, तो 0.2 में कितने होंगे, तो उसमें हम 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना एटम हमारा आ जाएगा। तो यहाँ इसी टाइप से आगे का भी जो न्यूमेरिकल है उसे सॉल्व कर लेना है। अब आगे हम लोग देखते हैं कुछ दूसरा कंसेप्ट, मतलब इसी में जो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें कैलकुलेट करना होगा, यहाँ यानी यहाँ मोल्स होंगे। तो यहाँ भी 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी भी सब्सटेंस का वो इक्वल होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास उस सब्सटेंस के इक्वल, और इज इक्वल्स टू 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स के बराबर। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ गया कि यहाँ मॉलिक्यूल्स के बराबर होगा। अब सिंपल प्रॉब्लम में जैसे कि 1 मोल वाटर है, इसका मास हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे सबका हम मास लिख लेते हैं, यानी हाइड्रोजन का 1 यूनिट, कार्बन का 12 यूनिट और ऑक्सीजन का 16 यूनिट, बस इतना ही का यूज इस क्वेश्चन में है। तो 1 मोल वाटर का अगर मोलिकुलर मास हम कैलकुलेट करें तो वो 18 ग्राम के बराबर होगा। तो 1 मोल वाटर जो होगा उसका मास 18 ग्राम के बराबर हो गया। उसी तरीके से हमें ग्लूकोज का C2H6O का हमें कैलकुलेट करना है मोलिकुलर मास। तो यहाँ पे कार्बन का जो मास है उसमें 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन का मास में 6 से मल्टीप्लाई, और ऑक्सीजन के मास को लेंगे तो 46 ग्राम यहाँ पे हो गया। इसका इथेनॉल है, तो इथेनॉल का जो 1 मोल ऑफ इथेनॉल में 46 ग्राम उसका मास होगा, यानी मोलिकुलर मास के बराबर ही 1 मोल मॉलिक्यूल में उसका मास होगा। तो इस तरीके से इससे जो रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो कैलकुलेट हो जाएंगे, मतलब वो सॉल्व हो जाएंगे। अगर यहाँ पे दे रहा है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें मोलिकुलर मास जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्राम में होगा उसके इक्वल हो जाएगा इसके, मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड में उतना मास हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 22 ग्राम जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें कितना मोल होगा। तो नंबर ऑफ मोल हमें कैलकुलेट करना है। तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ जो उसका मोलिकुलर मास आ गया, मतलब ऊपर हम लोग इसका जितना मास हम ले रहे हैं, यानी 22
ग्राम हम ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल होंगे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड का मास है उसे हम डिवाइड कर देंगे उसके मोलिकुलर मास से। तो मोलिकुलर मास 44 होता है और हम लोग लिए हैं बस उसका हाफ लिए हैं, यानी कि 0.5 मोल होगा, 1 मोल के इक्वल नहीं होगा। अगर 44 ग्राम हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते तो 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 1 मोल के इक्वल होता है, तो यहाँ पे वो 1 मोल के इक्वल हो जाता, लेकिन वो उससे हम लोग हाफ लिए हैं, इस कारण से वो 0.5 मोल आया। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किसी भी मॉलिक्यूल का, तो वो हो जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये हम लोग जान गए। अगर मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है तो उसमें जितने भी एलिमेंट हैं उनके मास को हम ऐड कर देंगे, उसके बाद उसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट हो जाएगा। और अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे क्या कि उसमें मतलब जितना मोल दिया हुआ है उतने मोल में हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो उतने मोल में वो मॉलिक्यूल्स का उतना नंबर होगा, जैसे हम लोग एटम्स कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ पे कन्वर्ट करना है इतने मॉलिक्यूल्स को, सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को मोल्स में। तो ये मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो करेंगे क्या कि बस 6.022 × 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स आ गया यानी 0.2 मोल। उसके बाद यहाँ पे मोलिकुलर मास क्या किया गया है कि दिया गया है वाटर का, और ग्राम मोलिकुलर मास उसका वही होगा, मतलब बस यूनिट चेंज होगा। और पूछ रहा है कि यहाँ 0.06 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, तो H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो 18 ग्राम वाटर में हम लोग जानते हैं कि 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो 1 ग्राम में कितना होगा, तो हम उसे डिवाइड कर देंगे 18 से, तो 1 ग्राम का आ जाएगा। और 0.06 ग्राम में पूछ रहा है तो 0.06 ग्राम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उतने मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे उतने ग्राम वाटर में। यहाँ भी मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है नाइट्रोजन का और यहाँ हमें कैलकुलेट करना है उसका मास। तो मॉलिक्यूल्स सबसे पहले हम उसका 1 मोल में कितना होता है मॉलिक्यूलर मास, तो 1 मोल में मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैलकुलेट कर लिए, जितना उसका मॉलिक्यूलर मास होगा वही उसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। और उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है उसमें उसके मॉलिक्यूलर मास को मल्टीप्लाई करके और हमें उसका ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो यहाँ हमारा मास कैलकुलेट हो जाएगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स में, मतलब कितना है। तो यहाँ इस टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो उन्हीं कंसेप्ट से आपका सॉल्व हो जाएगा और ये जो चैप्टर है वो समझिए कि आपका समाप्त हो गया। अगर आपने न्यूमेरिकल पूरा कंप्लीट कर लिया इससे रिलेटेड तो आपका चैप्टर समाप्त। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए